हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। बीपीएससी पाठशाला चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की मेंस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हाजिर हुआ आज मैं एक और वीडियो लेके आप लोगों के लिए। और आज के जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो भी है करेंट अफेयर्स पे ही, जो मेंस में आपसे पूछा जाएगा या पूछने की संभावना है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने करंट अफेयर्स के लिए एक और वीडियो डाला है। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये आज करंट अफेयर्स से संबंधित वीडियो का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो इसके बाद एक पार्ट मैं और डालूंगा, बट वो वीडियो मैं अभी नहीं डालने वाला हूँ। अभी जब आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जो मेंस का एग्ज़ाम का डेट है वो जून के लास्ट वीक में बीपीएससी ने दिया है। तो जून के फर्स्ट वीक में मैं एक और वीडियो डालूंगा, उसमें मैं कुछ करंट अफेयर्स के मुद्दे पे आप लोगों से बात करूंगा और करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये 3 वीडियो होगा मेरा करंट अफेयर्स का। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा करंट अफेयर्स से संबंधित मेंस में, वो इन्हीं वीडियोस में से आएंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। देखिए, वीडियो के क्रम में मैंने आपको टॉपिक अभी बता दिया है कि कौन कौन सा टॉपिक है इस वीडियो में, और इसका जो डिटेल है या जो इसका नोट्स है, ठीक है, ये सारा मैंने पीडीएफ में आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जो भी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया है, उस नोट्स की मदद से आप अपना नोट्स बना लीजिए अपने नोटबुक में। ठीक है, ये मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि नोट्स बनाने से एक तो आपको याद करने में भी आसानी होगी, दूसरी बात ये भी होगी कि आप लोगों की राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्लीज़ अपना नोट्स बना लीजिए और उस नोट्स को अपडेट करते रहिए। अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई भी और इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई भी टॉपिक बताता हूँ करंट अफेयर्स का, आपने उसका नोट्स तैयार कर लिया, आगे आने वाले दिनों में और भी कोई घटनाएं होती हैं उस विषय से संबंधित, तो उसको अपने नोट्स में आप अपडेट करते रहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखिए, मैं अभी बात करूंगा, एक क्वेश्चन लूंगा अभी, ठीक है, जो 63rd बीपीएससी मेंस में पूछा गया था, और उस क्वेश्चन की प्रकृति को समझते हैं। उस क्वेश्चन को मेंस में कैसे आपको अटेम्प्ट करना था, कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे, या किस तरह आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं। आप अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए जो मैं बातें बता रहा हूँ उस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, और फिर आप भी वैसे ही सोचना प्रारंभ कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको भी वैसे ही सोचना है। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था बिम्स्टेक के बारे में। ठीक है, देखिए अभी बीपीएससी का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, स्पेशली जो आपका सेक्शन 1 में जो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना आपको या फिर करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो उसका क्वेश्चन का जो पैटर्न है काफ़ी डायनेमिक हो गया। ठीक है, इवन पूरा का पूरा पेपर ही डायनेमिक हो गया। अगर आप हिस्ट्री छोड़ दें, जो पेपर 1 में आपका हिस्ट्री का टॉपिक है, उसको अगर छोड़ दिया जाए, तो उसमें स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन अभी भी पूछे जा रहे हैं। बाकी आपका इकोनॉमिक्स हो या फिर ज्योग्राफी हो या फिर करंट अफेयर्स हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड और डायनेमिक टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो डायनेमिक टाइप का क्वेश्चन आप तभी हल कर सकते हैं जब आपको एनालिसिस करना आता हो। ठीक है, आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा और एनालाइज करके ही आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ऐसे संभव नहीं है कि आपने पहले से कुछ भी याद किया हुआ है और एग्जाम हॉल में आप वो सारी चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप क्वेश्चन देखिए, यही जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन देखिए 3-4 भाग में क्वेश्चन पूछा गया। बिम्स्टेक संगठन को स्पष्ट कीजिए, तो ये एक क्वेश्चन का पार्ट है। दूसरा इसमें पार्ट है क्वेश्चन का, बिम्स्टेक देशों के संगठन के हाल में हुए काठमांडू सम्मेलन के परिणामों पर प्रकाश डालिए। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एंड थर्ड पार्ट में इसमें क्या है, भारत के हित, आशाएं एवं अपेक्षाओं से संबंधित विषयों की विवेचना कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन 3 पार्ट में है। जो तीसरा पार्ट है उसमें भी सब पार्ट बना हुआ है, हित क्या है भारत की, आशाएं क्या हैं, अपेक्षाएं क्या हैं। तो जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे, आप कहीं भी पढ़ेंगे, किसी भी कोचिंग में अगर आप जाके पढ़ेंगे, या मान लीजिए कोई भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराएगा, तो एक नोट्स में ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती है। कोई भी चीज़ें प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। वो हो सकता है जो क्वेश्चन जिन्होंने बनाया वो बिम्स्टेक के बारे में कुछ और भी चीज़ें आपसे पूछ लेता। ठीक है, बिम्स्टेक को वो सार्क से रिलेट कर देता, या बिम्स्टेक को वो आसियान से रिलेट कर देता। उसमें क्या है, जब आप एनालिसिस करना नहीं जानेंगे तो आप वहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे और आप आंसर नहीं लिख सकते हैं अच्छा। ठीक है, और अगर आप आंसर कुछ लिख के भी आएंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम करंट अफेयर्स वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। देखिए होता है क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं है, वीडियो स्किप कर करके देखते हैं, और बाद में जो पूरा वीडियो का मर्म है वो आप समझ नहीं पाते हैं। फिर बाद में आप क्वेश्चन करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, सर ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिए आराम से। और वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, जो लोग मेंस लिखने जा रहे हैं उनके लिए। तो अंत तक वीडियो को देखते रहिए।
तो देखिए अभी इस क्वेश्चन का अगर हम पार्ट 1 देखें तो देखिए पार्ट 1 में आपको क्या करना था, बिम्स्टेक की स्थापना वगैरह के बारे में आपको बता देना था, इसका विस्तार कैसे हुआ, कौन कौन से इसमें देश हैं और इसका उद्देश्य क्या है। तो ये आप 4-5 लाइन में बस लिख दीजिए, ठीक है। तो आप इसमें बता सकते थे फर्स्ट पार्ट में कि ये दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं कुछ, और उनका ये क्षेत्रीय संगठन है। इसका सचिवालय वगैरह आप बता दीजिए कि ढाका में ये कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 1997 में इस्टेब्लिश हुआ, और फुल फ्लेज्ड ये कब ऑर्गेनाइजेशन आया, तो 2004 में, जब नेपाल और भूटान इसमें शामिल हो गए, और इसमें टोटल 7 कंट्री हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं पार्ट 1 में। दूसरा, इसमें इनका नामकरण कैसे हुआ, जैसे आप सभी लोगों को पता होगा पहले इसको बिस्टेक बोलते थे, फिर बाद में ये बिम्स्टेक हुआ, और जब नेपाल और भूटान भी शामिल हो गए तो इसको बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऐसे करके इसका पूरा नाम हो गया। और इसके फिर उद्देश्य आप थोड़ा सा बता लीजिए। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है इसके उद्देश्य, इसमें आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक सहयोग, व्यापार, वाणिज्य और कनेक्टिविटी के बारे में ये संगठन बात करता है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का इसमें आंसर हो गया। देखिए अब इसका अगर सेकेंड पार्ट करेंगे तो सेकेंड पार्ट करना इसका थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हर साल कई सारे संगठनों के जो अधिवेशन है वो होते रहते हैं। कभी बिम्स्टेक का होगा, कभी सार्क का होगा, कभी आसियान का होता रहता है, ठीक है, कभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का होगा। तो इतने सारे संगठनों के अधिवेशन होते रहते हैं, और उन अधिवेशनों में क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं सबको याद कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको याद है तो आप लिख दीजिए, ठीक है। जैसे इसमें काठमांडू में क्या हुआ था, मैं आपको 2-4 बातें बता देता हूँ, 2-4 अगर पॉइंट्स आपको याद है तो आप लिख सकते थे। जैसे इसमें भारत ने घोषणा की है कि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा भारत में, ठीक है। दूसरा, इसमें यह हुआ था कि नालंदा विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़ ये बनाया जाएगा, जिसमें बंगाल की खाड़ी जो है उस क्षेत्र में कला और संस्कृति पर शोध किया जाएगा, ठीक है। ऊर्जा सहयोग के बारे में भी बात हुआ था, बिम्स्टेक ग्रिड पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था। बिम्स्टेक देशों के बीच में कनेक्टिविटी के बारे में भी बात हुआ था, कैसे कनेक्टिविटी बढ़ाया जाए, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, और कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो इन सारे मुद्दों पर भी बात हुई थी। और बिम्स्टेक क्षेत्र को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए, ठीक है, जो भी बिम्स्टेक के कंट्री है उनके बीच में फ्री ट्रेड हो, तो उसके लिए भी बातचीत बढ़ाने पर जोर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें से निकल के आई थी। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको याद है एग्जाम में तो लिख दीजिए। अगर आपको एग्जाम में ये सारी चीज़ें याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस पार्ट को तो स्किप नहीं कर सकते। तो आप देख लीजिए इस संगठन का उद्देश्य क्या। अगर आपको पता आर्थिक सहयोग इस संगठन का उद्देश्य है तो आप ये तो लिख सकते हैं कि बिम्स्टेक देशों ने ये घोषणा की है कि इस क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप सांस्कृतिक सहयोग के बारे में आप कुछ लिख सकते हैं कि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने की बातें हुई हैं, या कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात हुई है, या जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के में जो आतंकवाद वगैरह, चरमपंथ की समस्या है, तो उसको दूर करने के ये लोग प्रयास करेंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से निकल के आई है। तो ये देखिए कोई भी अधिवेशन होता है इस तरह का, तो जो अधिवेशन का कोर है वो इन्हीं के आसपास रहता है। तो ऐसे करके आप आंसर लिख सकते थे थोड़ा मोड़ा, ठीक है, उसमें कुछ मार्क्स आपको मिल जाते। अब देखिए तीसरा इसमें क्या है, भारत के हित, आशा व अपेक्षा, ठीक है। तो ये सबसे वाइटल टॉपिक था इस क्वेश्चन का। इसको करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, काफ़ी आप मल्टी डायमेंशनल इसको बना के लिख सकते हैं। देखिए इसको आप सार्क से जोड़ सकते हैं। आप देखिए दक्षिण एशिया में पहले से एक क्षेत्रीय संगठन था सार्क। अब पता है कि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है दक्षिण एशिया में वो कटु हैं, शत्रुतापूर्ण पाकिस्तान नीति अपनाता है, जिसकी वजह से सार्क में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, या भारत क्या करना चाहता है कि सार्क के स्थान पर बिम्स्टेक को बढ़ावा देना चाहता है। इससे क्या होगा, पाकिस्तान को अलग थलग करने में भारत को मदद मिलेगी। और आप लोगों को पता होगा कि जब उरी सैन्य कैंप पे अटैक किया गया था, उसी के कुछ दिनों के पश्चात में सार्क का मीटिंग भी होने वाला था, तो भारत ने उस मीटिंग में भाग लेने से साफ मना कर दिया था, ठीक है। और बाद में फिर वो बैठक रद्द कर दी गई थी। जो भी दक्षिण एशियाई और देश हैं उन्होंने भी मना कर दिया था। तो ये सारे आप आंसर में लिख सकते थे, ठीक है। उसके बाद इंडिया का देखिए लुक ईस्ट पॉलिसी, आप लोगों को पता होगा लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में आया था नरसिम्हा राव के द्वारा। और लुक ईस्ट पॉलिसी में क्या था, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है या जो आसियान रीजन के देश हैं उनके साथ भारत को संबंध बढ़ाना था। तो देखिए इसमें बिम्स्टेक के जो 2 देश हैं वो काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं, जिसमें म्यांमार और थाईलैंड, ये दोनों बिम्स्टेक के भी मेंबर हैं और आसियान के भी मेंबर हैं। तो ये आप उसमें मेंशन कर सकते थे। और आप लोगों को पता होगा कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं और जो म्यांमार और थाईलैंड है, भारत सरकार कई सारी परियोजनाएं चला रही है। जैसे आपने सुना भी होगा कि भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग का प्रपोजल है, ठीक है। तो सड़क मार्ग से आप भारत से म्यांमार होते हुए थाईलैंड जा सकते हैं। और अभी ये भी बात चल रही है इसको कंबोडिया और लाओस तक विस्तारित किया जाएगा। उसके बाद जो कालाडान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना है, तो उसके बारे में भी बात चल रही है भारत और म्यांमार के बीच में, जिसमें दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और कनेक्टिविटी बढ़ने से जो व्यापार है, वाणिज्य है,
ठीक है, आयात निर्यात है या रोजगार के साधन है, वो सब उत्पन्न होंगे वहाँ पे। तो ये सारे आप पॉइंट्स डाल सकते थे। उसके बाद देखिए आप ब्लू इकोनॉमी के बारे में लिख सकते हैं। ब्लू इकोनॉमी क्या है? महासागर आधारित इकोनॉमी। अब महासागर के कई सारे उपयोग हैं या उनसे कई प्रकार के संसाधन प्राप्त किए जा सकते हैं, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, खाद्य संसाधन, जैसे अभी कई सारे शैवाल समुद्र से प्राप्त किए जाते हैं जिनका भोजन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। शिपिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं जो महासागर है। तो इसी को आधार बना के जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट किया जाता है उसको ब्लू इकोनॉमी बोल सकते हैं। तो ये भी आप उसमें पॉइंट डाल सकते थे, ठीक है। अब देखिए समुद्री सुरक्षा का भी इशू है, क्योंकि आपको पता है चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो पॉलिसी अपना रहा है, जिसमें वो हिंद महासागर में अनेक बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है विभिन्न देशों में और भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम वगैरह लगा रहा है। तो इसको काउंटर करने में भी बिम्स्टेक के जो देश हैं वो भारत की मददगार होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते थे। तो ऐसे करके आप इसका आंसर बना सकते थे। तो मेरा देखिए क्वेश्चन को इसको एक्सप्लेन करने का मेन मकसद ये था कि आपको ये बताना था कि क्वेश्चन कितने डायनेमिक पूछे जा रहे हैं वर्तमान समय में, और आप इस प्रकार के क्वेश्चन तभी हल कर पाएंगे जब आप अच्छे से एनालिसिस करें चीज़ों को। अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करना एग्जाम हॉल में आपको काफ़ी मुश्किल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गई बात मेंस में कैसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अब हम करेंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे पे बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें करेंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ मैंने इकोनॉमी के भी मुद्दों को लिया है, ठीक है। कुछ इसमें साइंस एंड टेक के भी टॉपिक हैं तो उसको भी मैंने शामिल किया। तो ये एक समग्र आपका अध्ययन होता रहेगा, ठीक है। आपकी करेंट अफेयर्स की भी तैयारी होती रहेगी, आपकी इकोनॉमी की भी तैयारी होती रहेगी, आपकी ज्योग्राफी की भी तैयारी होती रहेगी और साइंस एंड टेक की भी तैयारी होती रहेगी। तो ठीक है, आज के वीडियो के बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना के दूंगा उसमें साइंस एंड टेक कवर करूंगा, ठीक है। और आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा जो भी साइंस एंड टेक के टॉपिक मैंने बताए हैं अपने पहले के वीडियो में। तो आप मेरा पहले का वीडियो देख लीजिए, उसमें साइंस एंड टेक के मैंने टॉपिक मेंशन किया हुआ है कि ये सारे साइंस एंड टेक में आपको टॉपिक करना है। तो मैं धीरे धीरे एक एक करके वो सारे टॉपिक कवर करूँगा अब, और उनका नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। जैसे इस वीडियो का नोट्स मैं आपको PDF में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही उसके भी मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कि करके देखते हैं। देखिए इसमें करेंट अफेयर्स का भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सौभाग्य स्कीम। तो आप सभी लोगों को पता होगा सौभाग्य स्कीम का क्या उद्देश्य है। जितने भी ग्रामीण घर हैं या शहरी घर हैं, आवास हैं, उनमें सारे घरों को 100% विद्युतीकरण करना है। तो इसके लिए सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ये योजना लाई गई है। तो सौभाग्य स्कीम आप देख लीजिएगा अच्छे से, इसका नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। चलिए इसमें नेक्स्ट है, देखिए भारत और रशिया के बीच में। तो देखिए जो मेरा फर्स्ट वाला वीडियो है उसमें इंडिया एंड रशिया के बीच में मैंने आपको काफ़ी सारे कंटेंट अवेलेबल करवाए हैं, ठीक है। तो ये मैं अभी मैंने वीडियो बनाया इसमें भी मुझे कुछ कंटेंट मिला इंडिया एंड रशिया के बारे में। तो प्लीज़ आपने जहाँ पे भी नोट्स बनाए हैं इंडिया रशिया रिलेशनशिप के बारे में, उस नोट्स को जो अभी मैं PDF आपको दे रहा हूँ यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं उससे अपडेट कर लीजिए, ठीक है। तो एक और भी अच्छा आपका नोट्स बन के तैयार हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट इसमें 2 टाइम जोन पहल, ठीक है। तो अभी देखिए 2 टाइम जोन पहल की बातें हो रही है, ठीक है, डे लाइट सेविंग करने के लिए और ऊर्जा संरक्षण के लिए। तो ये ज्योग्राफी में आपका क्वेश्चन हो सकता है, अगर थोड़ा सा वो क्वेश्चन को साइंटिफिक बनाना चाहे एग्जाम में, और जिस तरह अभी क्वेश्चन डायनेमिक बनाए जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाने की बिल्कुल संभावना अभी 2 टाइम जोन पे बात भी हो रही है भारत में। इससे क्या लाभ होने वाले हैं, इससे क्या क्या परेशानियां होंगी, तो इसी से संबंधित ये टॉपिक है। इसका भी मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ आप लोगों के लिए, तो इसको भी देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। सारे जो नोट्स हैं वो अंडरलाइन किए हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने अंडरलाइन किया वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको अपने नोटबुक में लिख दीजिएगा। और अगर आपको अच्छे से समझना है पूरे टॉपिक को तो आप पूरा नोट्स एक बार पढ़ लीजिएगा, बट जो मैंने अंडरलाइन किया है वो सारे इंपॉर्टेंट है, उसको अपने नोटबुक में आप शामिल कीजिएगा नोट्स बनाने के क्रम में। चलिए अब आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट इसमें केंद्रीय बैंक और सरकार, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये 63 BPSC मेंस में पूछा जाएगा, बट ये नहीं पूछा गया क्योंकि ये काफ़ी उसी टाइम में ये सारी चीज़ें चल रही थी, और हो सकता है क्वेश्चन उन्होंने पहले बना दिया होगा, लेकिन ये 64th में पूछा जा सकता है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो जो अभी RBI के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में काफ़ी दिनों तक विवाद हुआ, और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है उसके बाद जो RBI के गवर्नर थे उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र भी दे दिया था, ठीक है। तो ये सारे विवाद क्या थे और इसके क्या कारण थे, तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये, और इसका भी मैंने काफ़ी डिटेल नोट्स दिया। उसमें NPA की क्या समस्याएं थी, PCA का क्या प्रोविज़न था, और केंद्र सरकार जो RBI का रिजर्व है उससे जो धन मांग रहा था तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है, ये सारी चीज़ें इसमें मैंने कवर किया। तो ये आपके इकोनॉमी में पूछा जा सकता है, इसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये इकोनॉमी का पार्ट है बेसिकली।
चलिए नेक्स्ट देखिए ब्रेग्जिट और भारत। तो देखिए ब्रेग्जिट के बारे में भी हमेशा न्यूज़ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। आप सभी लोगों को पता है कि यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उसमें एक देश है ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन अभी ब्रेग्जिट करना चाहता है, वो यूरोपियन यूनियन से बाहर जाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा और उसका भारत पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है ब्रेग्जिट से, ठीक है। भारत के ट्रेड और जो यूरोपियन यूनियन से रिलेशनशिप हैं वो कैसे प्रभावित होने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसका भी नोट्स मैंने PDF में डाल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी सरोगेसी नियामक विधेयक 2016। तो सरोगेसी पे भी काफ़ी दिनों से बात चल रही है। यह सरोगेसी क्या होता है और इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए पहले इंडिया में सरोगेसी रेगुलेटेड नहीं था, कोई भी आके यहाँ पे सरोगेट मदर चूज कर सकता था, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ समस्याएं थी और जो सरोगेट मदर होती थी उनके जो अधिकार हैं उनका हनन किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। तो उसी को रेगुलेट करने के लिए सरोगेसी रेगुलेशन बिल लाया गया है, ठीक है। तो इसके मुख्य प्रोविजंस क्या क्या हैं वो सब देख लीजिएगा और साथ में इससे क्या फ़ायदा होने वाला है ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। इसका भी नोट्स डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया। आगे बढ़ते हैं मिशन गगनयान। तो ये मैंने अपना जो पिछला वीडियो था उसमें भी मैंने आपको बताया था मिशन गगनयान पढ़ने के लिए, और ये आपके साइंस एंड टेक में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। साइंस एंड टेक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर का तो स्पेस से तो हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप 62 BPSC देखेंगे उसमें भी स्पेस रिलेटेड क्वेश्चन था। अभी 63 BPSC देखेंगे उसमें भी स्पेस साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 64 BPSC में। तो गगनयान के बारे में मैंने पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया, उसमें भी आपको नोट्स मैंने प्रोवाइड कराया है। और यहाँ पे कुछ एडिशनल नोट्स थे मेरे पास, ठीक है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था, तो उसका भी PDF मैंने आप लोगों के लिए दे दिया है। तो जो अगर आपने पहले नोट्स बनाया उसको अपडेट कर लीजिएगा इससे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो ये भी देखिए साइंस एंड टेक का आपका क्वेश्चन है और राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में पूछ सकता है आपसे। तो इसका भी PDF मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नाविक। तो देखिए नाविक तो काफ़ी पुराना इशू है, काफ़ी दिन से चल रहा है, बट ये साइंस टेक में आपसे पूछा जा सकता है। ये करेंट अफेयर्स में तो नहीं पूछेगा, बस साइंस टेक में आपसे नाविक पूछ देगा। ये भी कहीं ना कहीं स्पेस साइंस से रिलेटेड है। तो नाविक का पूरा फंक्शन आप देख लीजिएगा, ठीक है, कैसे नाविक काम करता है, इसमें कितने सैटेलाइट वगैरह हैं और भारत को इससे क्या लाभ होने वाले हैं। तो नाविक का भी मैंने नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये एक तरह से रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है। जैसे अब GPS है या ग्लोसनोस है, तो इसी के आधार पे ये भी काम करते हैं। बट जो GPS या ग्लोसनोस है वो क्या ग्लोबल नेटवर्क प्रोवाइड कराता है, और जो नाविक है ये रीजनल टाइप का है, ठीक है। इसके कुछ 1500 किलोमीटर रेंज है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, इसका भी आप अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए। दिस इज़ वेरी बर्निंग टॉपिक इन साइंस एंड टेक एंड क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन 64 PPSC मेंस, ओके। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं कर्ज माफ़ी वरदान या अभिशाप। देखिए ये इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि कर्ज माफ़ी जो किसानों की हो रही है तो काफ़ी सारे सरकार कर रहे हैं और काफ़ी सारे इसके लोग विरोध में भी हैं, क्योंकि इससे बैंकिंग सेक्टर पे काफ़ी दबाव पड़ रहा है। और कुछ जो राजनीतिक दल हैं वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए किसानों को संतुष्ट करने के लिए, उनको अपीज करने के लिए, ठीक है, उनके कर्ज को माफ़ी कर रही हैं। और ये काफ़ी पहले से चला भी आ रहा है। तो कर्ज माफ़ी का अभी तक कोई बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम नहीं दिख रहा है भारतीय कृषि क्षेत्र पे। तो आप इसके प्रोज देख लीजिएगा, कौन देख लीजिएगा क्या इसमें क्या फ़ायदा होने वाला नहीं है, या कर्ज माफ़ी के स्थान पे और सरकार कौन कौन सी स्कीम ला सकती है किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, ठीक है, या कृषि के विकास के लिए भारत में। तो ये भी टॉपिक देख लीजिएगा, इसका भी PDF पड़ा हुआ है। आगे देखिए बढ़ते हैं इंडिया एंड मालदीव, ठीक है। तो इंडिया एंड मालदीव, क्योंकि मालदीव इंडिया का पड़ोसी देश है और यहाँ पे चाइना का पिछले कुछ वर्षों में प्रभाव काफ़ी बढ़ रहा था। अभी यहाँ पे सरकार जो है तो उसमें परिवर्तन हुई है, और ये जो वर्तमान सरकार है तो ये प्रो इंडिया अप्रोच रखता है, ठीक है। तो कैसे संबंध रहे हैं और बीच में संबंधों में कैसे खटास आई है भारत और मालदीव के बीच में, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और अभी भारत के क्या क्या अपेक्षाएं हैं मालदीव से, और मालदीव क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। इंडियन ओशियन में अवस्थित है एक मालदीव आइलैंड है, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो ये सारी चीज़ देख लीजिएगा, इसका भी नोट्स मैंने PDF बना के डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए ये अब आज के जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण मुद्दे थे, ठीक है, तो उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब देखिए करंट अफेयर्स का एक और वीडियो मैं डालूंगा, तो ये 3 वीडियोस हो जाएंगे आपके मेंस के लिए, और इसमें जो भी मैं 20-25 करंट अफेयर्स के टॉपिक आपको बता रहा हूँ, बस इतना आप तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा। तो लास्ट वाला जो पार्ट 3 है करंट अफेयर्स का, वो मैं जून में ट्राई करूँगा, क्योंकि उसमें क्या है मई तक के सारे न्यूज आ जाएंगे, तो मई में ही क्वेश्चन आपका हो सकता है प्रिंट हो जाएगा। तो जून के फर्स्ट वीक में मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए जो तीसरा पार्ट है वो बना के डाल दूँ, ठीक है, जिससे आपका करंट अफेयर्स पूरा तैयार हो जाएगा।
चलिए देखिए, अंत में मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोग फैक्ट्स के पीछे मत भागिए। मैं कई लोगों को देखता हूँ, वो लोग फैक्ट्स के पीछे भागते रहते हैं और कई सारे स्टडी मटेरियल कलेक्ट करते हैं, 3-4 बुक रेफ़र करते हैं, 3-4 मैगजीन रेफ़र करते हैं, ऑनलाइन काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं। तो मेंस के लिए प्लीज़ आप फैक्ट्स के पीछे मत भागिए, ठीक है। जो भी आपके पास फैक्ट्स अवेलेबल है उनको याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि होता क्या है, फैक्ट्स को कलेक्ट करना बहुत ही आसान है। आज का जो दुनिया है ना, वो पूरा फैक्ट्स से भरा हुआ है, बहुत सारे डाटा हैं, हर जगह डाटा है। आप अगर एक कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे गूगल में या यूट्यूब में, आपको हज़ारों रिजल्ट मिल जाएंगे और हर में कुछ ना कुछ अलग अलग फैक्ट्स होगा। तो प्लीज़ फैक्ट्स के पीछे मत भागिए। जो भी आपके पास अवेलेबल फैक्ट्स हैं, जो आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, उस पर डिपेंडेंट रहिए और उतने ही आप फैक्ट्स याद कर लीजिए, क्योंकि फैक्ट्स तो आप कलेक्ट कर लेंगे, बट उसको याद कैसे करेंगे आप? और सारे फैक्ट्स को एग्जाम हॉल तक याद करके रखना, ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये कोई आसान काम नहीं है कि आपको सारे डाटा याद रहेंगे, सारे फैक्ट्स याद रहेंगे। तो कम से कम फैक्ट्स आप याद कीजिए और जो भी पढ़िए आप फैक्ट्स उसको याद रखिए। तब तक याद आप रखिए जब तक कि आप उसको एग्ज़ाम में ना लिख दें, ठीक है। तो ये आप काम कर लीजिए, देखिए। और आप जो भी नोट्स बनाते हैं उसी को बार बार पढ़िए, ठीक है, उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, इतनी बार रिवाइज़ कीजिए कि आपको याद हो जाए और एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। देखिए, मेंस का एग्जाम फैक्ट बेस्ड नहीं है, ये आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर आप सिर्फ फैक्ट्स लिख देंगे और एनालिसिस नहीं करेंगे क्वेश्चन का तो आपको नंबर मिल जाएगा। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, आपको प्रश्न की प्रकृति समझनी पड़ेगी, ठीक है। और एक बार अगर प्रश्न की प्रकृति आप समझ जाएंगे, क्या पूछना चाहता है, क्या क्वेश्चन में है, तो उसके बाद आप आंसर लिखना प्रारंभ कीजिए। थोड़ा सोचिए उसके ऊपर में, ठीक है, और फिर आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो सिर्फ फैक्ट से काम नहीं चलेगा। दूसरा, मैं देखिए आप लोग एडवाइस क्या दे रहा हूँ, आप सोशल मीडिया और यूट्यूब से बहुत ज़्यादा लगाव मत रखिए, ठीक है। पूरे दिन आप यूट्यूब पे बिजी मत रहिए। आपके पास जो नोट्स पड़े हुए हैं और आपके पास जो बुक्स पड़े हुए हैं उस पर डिपेंडेंट रहिए। और मल्टीपल यूट्यूब चैनल को फॉलो मत कीजिए, ठीक है। सारे यूट्यूब चैनल को अगर आप देखते रहेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सब लोगों का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो अलग अलग है, ठीक है। सफलता के लिए कोई एक मार्ग नहीं है, सब लोग अलग अलग तरीके से सफलता प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो कोई अलग स्ट्रेटजी अपनाता है, कोई अलग स्ट्रेटजी अपनाता है। तो अगर आप सारे के स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे फिर। तो प्लीज़ यूट्यूब ज़्यादा आप फॉलो मत कीजिए, ठीक है। कुछ सडन चैनल जो आपको अच्छा लगता है वही देखिए। और बाकी जो भी आपके पास नोट्स पड़े हुए हैं, बुक्स पड़े हुए हैं, उसमें काफ़ी सारे डाटा हैं, ठीक है। आप उसी को अगर अच्छे से कर लीजिए तो वही सफिशियंट है। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही है। और एक मैं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जिन लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल है, ठीक है, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए मैं वीडियो तो नहीं बना सकता आप लोगों के लिए, काफ़ी लेंदी है और मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता। बट मैंने एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जो भी मेरे पास ज्योग्राफी ऑप्शनल का नोट्स पड़ा हुआ है तो मैं वो नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ PDF फॉर्म में टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। तो वहाँ से आप उस नोट्स को नोट डाउन कर सकते हैं और अपना सेल्फ नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोगों के लिए। और इस वीडियो का जो पार्ट 1 बनाया था मैंने करेंट अफेयर्स के लिए, तो उसका भी लिंक्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी वीडियो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ आज का मैं वीडियो ये समाप्त करता हूँ। और वीडियो समाप्त करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर वीडियो के बारे में कोई भी आपको डाउट होता है या BPSC की तैयारी से संबंधित कोई भी डाउट है, किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं 100% आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो कमेंट करने में मत हेजिटेट कीजिए। देखिए, कमेंट करने से क्या होता है, मुझे लगता है मैं अपने जो सब्सक्राइबर हैं या जो हमारे साथी हैं, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ उनसे, और मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, डोंट हेजिटेट टू कमेंट, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।